बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जिस टॉपिक का हम क्विकली रिव्यू लेंगे वो है जी नवाज़ शरीफ फर्स्ट टर्म इन ऑफिस। यानी कि आज हम बात करने लगे हैं कि मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इनका जो पहला दौर था वो कैसा रहा। ठीक है जी, यानी पहले दौर के हम कुछ मामलात जो है उनको डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर और कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे कि भाई उससे पहले क्या था और इनकी गवर्नमेंट कैसे आई। 1990 के इलेक्शन को डिस्कस करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर, इकनॉमिक पॉलिसीज़ को इनकी डिस्कस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे, इनके डाउनफॉल को डिस्कस करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हुकूमत का ख़ात्मा जो है वो कैसे हुआ। ठीक है, एंड ऑफ गवर्नमेंट, और एट दी एंड हम इसका जो है वो निचोड़ देखेंगे कि भाई एट दी एंड हमें क्या जो है वो हासिल क्या हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें नवाज़ शरीफ साहब की इस दौर के आगाज़ की कि इससे पहले क्या था, यानी कि हम इसका बैकग्राउंड देखें कि पस मंज़र क्या रहा, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि भाई इंट्रेंस इन पॉलिटिक्स सबसे पहले कि भाई नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सियासत के अंदर आए ही क्यों। ठीक है, क्योंकि ये तो कहते हैं जैसे आजकल आपने देखा कि भाई इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है, तो क्या आपने पॉलिटिक्स में आने के बाद पैसा बनाया, तो इनका ये मानना है कि पॉलिटिक्स से पहले भी जो है हमारे पास पैसा मौजूद था। तो कुछ हिस्ट्री कुछ ऐसे ही बताती है कि भाई जब भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने जब नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी अडॉप्ट की तो उसमें जो इनकी स्टील इंडस्ट्री थी उस स्टील इंडस्ट्री को जो है नेशनलाइज कर लिया साथ में इन्होंने भी। तो उसको रिकवर करने के लिए, उसका जो लॉस था उस नुकसान को रिकवर करने के लिए इन्होंने क्या किया जी, सियासत में आने का फ़ैसला किया। तो उस टाइम पे ये सियासत में आए। तो ये हकीकत है कि ये ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में आए, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कहा जाता है कि भाई ज़िया-उल हक साहब जो है वो लेके आए नवाज़ शरीफ साहब को, यानी आर्मी लेके आई, तो ये एक सच्चाई है कि ज़िया-उल हक साहब ही जो है वो लेके आए। क्योंकि सबसे पहले अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर 1981 के अंदर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जो है वो सामने आए और कैबिनेट के मेंबर के तौर पे सामने आए कि जब एक आईएसआई के जो चीफ थे तो उनको जो है वो गवर्नर बनाया गया, तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट किया नवाज़ शरीफ साहब को। तो वहाँ से इनके दौर का आगाज़ हुआ। फिर 1985 के अंदर जो है ये हमने देखा कि आप यहाँ पे देखें सीएम पंजाब भी ये रहे और 1988 के अंदर दोबारा से री इलेक्ट हुए, क्योंकि जब कैबिनेट तोड़ दी गई थी और ज़िया-उल हक साहब जो है वो शहीद हुए थे, तो उसके बाद दोबारा से जो है वो इलेक्शंस हुए, तो जिसमें हमने देखा कि मरकज़ के अंदर जो है, ठीक है, वो हुकूमत बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन जो पंजाब था, पंजाब में जो गवर्नमेंट बनी थी वो किसकी बनी थी जी, नवाज़ शरीफ साहब की, जो आईजीआई की गवर्नमेंट थी, यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की, जो कि 9 सियासी जमातों का एक इत्तेहाद था। तो इस इत्तेहाद की गवर्नमेंट बनी थी। तो अब यहाँ पे जब 1990s के इलेक्शन होते हैं, इससे पहले हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर गुजरा और बहुत ही एक टफ जो है वो इनका दौर गुजरा। और ख़त्म क्यों हुआ जी, करप्शन के ऊपर, के करप्शन के चार्जेस लगा के और 58(2)B का यूज़ करके असम्बली को तोड़ दिया गया। तो उसके बाद दोबारा से री इलेक्शंस हुए, तो री इलेक्शंस में फिर पीपल्स पार्टी एक साइड पे और दूसरी साइड पे जो आईजीआई थी, और इस बार जो है वो आईजीआई जीती, जिसके हेड नवाज शरीफ साहब उस टाइम पे थे। तो इस तरह से जो है फिर वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो नवाज शरीफ साहब को मिली। तो इस तरह से 1 नवंबर जो है 1990 को इनकी हुकूमत का आगाज़ हुआ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर यानी कि वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे जो है वो सामने आते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे सामने आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत से चैलेंजेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमने देखा था कि 1988 में जो गवर्नमेंट बनी थी पीपल्स पार्टी की, तो उस टाइम पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रहा था। तो अभी तो 2 साल गुजरे थे और मज़ीद हालात ख़राब ही हुए थे बेहतर होने के बजाय, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर था। जो भी गवर्नमेंट आनी थी उसके ऊपर प्रेशर तो होना ही था, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो चैलेंजेस क्या क्या थे उस टाइम पे, सबसे पहले जो है सबसे बड़ा चैलेंज, ऑल द टाइम चैलेंज इकोनॉमी का। ठीक है जी, यानी मुआशी तौर पर उस टाइम पे भी हम जो है वो चैलेंजेस का सामना कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज 2020 के अंदर कर रहे हैं। आज हम इमरान खान साहब को गालियां दे रहे हैं, उस टाइम पे लोग नवाज शरीफ या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में इस तरह कहा करते थे, लेकिन मुआशी तौर पे हम ऐसे ही चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। दूसरा, रिलेशंस विद इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशंस को रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई जब इस्टेब्लिशमेंट बाय इटसेल्फ जो है वो लेके आई नवाज शरीफ साहब को, तो फिर जो है नवाज शरीफ साहब को क्या प्रॉब्लम था। तो
तो हकीकत यही है कि लेके तो इसमें कोई शक नहीं इस्टेब्लिशमेंट ही आई, लेकिन फिर भी जो है उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हुए, ख़ास करके इसके बाद जब आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मामला आया, जो बाकी मामला थे, क्योंकि जब वो अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, जिनको वो लेके आते हैं, जिनको हम पपेट कहते हैं, लेकिन फिर वो पपेट जब उनकी बात नहीं मानते, प्रेशर के अंदर आके, अवाम के प्रेशर के अंदर आके, तो फिर प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। इंडियन थ्रेट अपनी जगह मौजूद था, गो के इन्होंने आते ही जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाला जो सार कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इन्होंने एक मुआहदा किया था एटमी तनसीबात के ऊपर हमला ना करने का, उसको दोबारा से जो है वो उसकी तौसीक की रीन्यू कर दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि 1989 के अंदर हमने देखा कि कश्मीर के अंदर जो है वो जिहाद स्टार्ट हो चुका था, एक ये, दूसरा 1990 के अंदर कश्मीर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए थे, जिसमें हमने देखा था कि इंडियन आर्मी जो थी उसने क्या किया जी कि गन फायर खोल दिया था। उसके नतीजे के तौर पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खुद जाके अनाउंस किया था $5 मिलियन की एड का उन मुजाहिदीन के लिए, तो इसलिए हालात इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थे। फिर 8th अमेंडमेंट भी एक इशू था। 8th अमेंडमेंट इसलिए इशू था कि नवाज शरीफ साहब को ये पता था कि आज नहीं तो कल क्या होगा, कि अगर उन्होंने ये जो 58(2)B है, जो डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली की जो पावर है, अगर ये अपने पास ना ली, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास ना आई, तो क्या होगा, नतीजे के तौर पे फिर से जो है वो प्रेसिडेंट असम्बली को डिसॉल्व कर देंगे किसी भी टाइम पे। हालांकि प्रेसिडेंट साहब के साथ भी इनके हालात अच्छे नहीं थे, तो ये कुछ चैलेंजेस थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही था। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में अब देखते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ यानी माशी तौर पर नवाज शरीफ साहब क्या सोचते थे। अब यहाँ पे आपको एक दो बातें समझनी है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो एक बिजनेसमैन थे, ठीक है जी। अब जब वो बिजनेसमैन थे तो इसका मतलब वो कैपिटलिस्ट थे, और कैपिटल इकोनॉमी को प्रमोट करते थे, क्योंकि इससे पहले जो पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी किस चीज़ को प्रमोट कर रही थी, सोशलिज्म को। सोशलिज्म को क्यों प्रमोट कर रही थी या सोशो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही थी, क्योंकि भुट्टो साहब यही लेके आए थे, जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे वो इसी को लेके आए थे सामने। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब है वो उसके टोटली अपोजिट थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि भाई हम जितना ज़्यादा जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ग्रो करेंगे उतना ही मुल्क आगे जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना दिया कि भाई अब करना क्या है कि ये जो इदारे तबाह हो चुके हैं उनके अकॉर्डिंगली इन इदारों को अपने पाँव पे खड़ा करना है। अब हुकूमत के पास तो पैसा है नहीं, तो जब हुकूमत के पास पैसा नहीं तो फिर इदारे कैसे पाँव पे खड़े होंगे। ऑब्वियसली फिर प्राइवेट लोगों को उन्हें सेल किया जाएगा, तो उन्हें सेल किया जाएगा यानी प्राइवेटाइज किया जाएगा उनके, वो अपने पाँव पे तब खड़े होंगे। तो ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी एक पूरी की पूरी अडॉप्ट की गई कि जब भी हमने देखा नवाज शरीफ साहब 3 बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और तीनों बार इस पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़ोरों शोर से अमल होता है। दूसरा है लिबरलाइजेशन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़रा समझना है। और लिबरलाइजेशन क्या है, लिबरल नॉर्मली हम किसको कहते हैं जी, आज़ाद को, कि आज़ाद ख्याल है कि यार फलां बंदा बहुत लिबरल है या बहुत लिबरल सोच का हामी है या लिबरल कंट्री है, बहुत आज़ाद है। तो बिल्कुल लिबरलाइजेशन इकॉनमी क्या है कि जो मईशत है, मईशत को हुकूमती असर से आज़ाद कर देना, ये लिबरलाइजेशन है। ये एक नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा कारनामा रहा, क्योंकि उस टाइम पे भी हम IMF के पास बार बार जा रहे थे और IMF से कर्ज जो है वो डिमांड कर रहे थे, तो IMF हमें एक ही बात कह रहा था कि भाई आप इकोनॉमी को लिबरलाइज करें, यानी हुकूमत के इन्फ्लुएंस से निकालें आप इकोनॉमी को, क्योंकि जब तक इकोनॉमी हुकूमत के असर से निकलेगी नहीं तो क्या होगा कि हुकूमत अपनी मर्जी से यूज़ करेगी, स्टेट बैंक से पैसे जो है वो नोट छपवाएगी, ठीक है, जैसे जरदारी साहब ने किया, और फिर वो अपनी मर्जी से जब यूज़ करेगी बैंकों को, बाकी सिस्टम को, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी, और कंट्रोल्ड इकोनॉमी जो है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। इसलिए जो है उन्होंने फिर ये पहले से ही कहा हुआ था कि भाई अगर आपको लोन चाहिए, IMF ने कहा था, तो आपने क्या करना है जी, लिबरलाइजेशन करनी है। तो नवाज शरीफ साहब ने ये लिबरलाइजेशन की, तो ये एक बहुत अहम स्टेक था इनका कि भाई इन्होंने हुकूमत का हर तरह का इन्फ्लुएंस जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की। ये आपको यहाँ पे सामने एक बुल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये जो बैल आपको दिखाई दे रहा है गोल्ड कलर का, ये इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के जो है बाहर ये लगा हुआ है, और ये इस बात की अलामत समझा जाता है, ये सिंबल के तौर पे लगाया गया है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है
वो क्या है जी, वो लिबरलाइज है। तो ये उस टाइम पे एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया। उसके बाद जी डी रेगुलेशंस जो हैं उसको किया गया। अब डी रेगुलेशंस क्या है कि जैसे इकोनॉमी था तो इकोनॉमी के अंदर ही उसको जो है वो बहुत सी चीज़ों को हुकूमती कंट्रोल से बाहर निकाल दिया गया। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है। जब भी नवाज शरीफ साहब आए हैं यानी कि नून लीग की हुकूमत आई है तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर। जैसे कहा जाता है जी हमने रोडों और सड़कों का जाल बिछा दिया, जैसे मोटरवे की बात की जाती है। तो ये वो नारे थे जो उस टाइम से लग रहे थे, जिसके ऊपर जैसे देखा कि मेट्रो हमने जो है वो स्टार्ट कर दी जी। तो ये वो सारी बातें हैं जो उस टाइम पे भी थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसके लिए जो है वो काम किया गया, क्योंकि बेरोज़गारी बेनज़ीर साहिबा के दौर में भी यानी 1990s के अंदर भी बहुत बड़ा चैलेंज थी और अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज थी अनएम्प्लॉयमेंट के। भाई ये जो इतनी बड़ी आबादी है अब इसको जो है वो नौकरियाँ कैसे दी जाएँ। तो नौकरियां को आसान तो थी नहीं उस टाइम पे, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही जो है वो प्राइवेटाइजेशन भी करनी पड़ी थी कि भाई जब प्राइवेट करेंगे तो कुछ हालात बेहतर होंगे। तो उसके लिए कुछ स्कीम्स जो है वो टैक्सी स्कीम और लोन स्कीम जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई। बात करते हैं अचीवमेंट्स की कि भाई नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अचीवमेंट्स क्या क्या की, कि इन्होंने जो है वो क्या क्या अचीव किया अपने टेन्योर के दौरान। एक काफ़ी लंबी लिस्ट आपको जो है वो दिखाई दे रही है, आप अगर यहाँ पे देखें तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें साइंस मिशन की, तो ये एक माना जाता है कि नवाज शरीफ साहब का एक बहुत ही अच्छा इकदाम था। ये आप सामने यहाँ पे पिक्चर के अंदर देखें तो यहाँ पे लिखा है जिना स्टेशन। ठीक है जी, जिना स्टेशन क्या है कि उस टाइम पे 1992 के अंदर जो है 91 के अंदर ये स्टार्ट किया गया कि 1991 के अंदर अंटार्कटिक के अंदर जब डिफरेंट कंट्रीज जहाँ के वहाँ पे अपना जो साइंटिफिक जो सिस्टम है या स्टेशंस हैं उसको बिल्ड करे थे, तो उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से भी एक साइंस का मिशन भेजा था कि अंटार्कटिक में वहाँ जाके जो है इन्होंने फिर अपना स्टेशन कायम किया। तो साइंस को यानी प्रायोरिटी उस टाइम पे दी इन्होंने। दूसरे नंबर पे हमने देखा लोन स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई 50,000 की, ठीक है जी, और 1 लाख की और 1,50,000 की। ये लोन स्कीम्स 3 तरह की इंट्रोड्यूस करवाई गई कि भाई आप आसान कर एक साथ पर जो है वो क्या करें जी, कर्ज लें और ख़ुद अपने लिए जो है कोई ना कोई कारोबार ढूंढे। टैक्सी स्कीम साथ लाई गई है, इसको टैक्सी स्कीम को खुद इन्हिसारी स्कीम का भी नाम दिया गया। खुद इन्हिसारी स्कीम क्या थी कि भाई आप जो है वो लोन के ऊपर कोई टैक्सी, कोई पिकअप, कोई रिक्शा वगैरह जो है वो ले सकते हैं और अपने लिए रोज़गार ढूंढ सकते हैं। NFC अवार्ड माना जाता है, ठीक है जी। NFC अवार्ड क्या है कि भाई सूबों को खुद मुख्तारी दे दी गई। अब ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इनका उस टाइम पे डिसीजन था कि जो सूबे थे वो काफ़ी टाइम से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि भाई हम जो हैं वो, क्योंकि हम जो अपने टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते हैं तो उनमें हमें छूट दी जाए कि हम अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करें। तो उस टाइम पे NFC अवार्ड जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन, तो उसने फिर जो है ये वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया। तो ये काफ़ी अच्छा इकदाम था। इरसा जो है यानी कि इंडस वाटर जो उसकी ट्रीटी है, या इंडस वाटर जो था दरिया सिंध का जो पानी था, तो दरिया सिंध का पानी अब उसके ऊपर ही झगड़ा था। झगड़ा कैसा था, जो सिंध था वो कहता भाई हम कम यूज़ कर रहे हैं, पंजाब जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और पंजाब सिंध को या खैबर पख्तूनख्वा को ब्लेम करता। तो इस वजह से ये जो इरसा बनाया गया और इसमें तय कर दिया गया कि भाई सिंध को कितना पानी, पंजाब को कितना पानी और KPK को कितना पानी, कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं, इसके भाई 2 जग होंगे, इसके 2 गिलास होंगे और इसको जो है ना वो दिया जाएगा जी, इससे भी कम दिया जाएगा एक कप के अंदर। तो इस तरह से मतलब तय कर दिया गया, एक जो है शेड्यूल बना दिया गया। अच्छा, एक और अच्छा इकदाम या अचीवमेंट क्या थी कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई इस दौरान। ठीक है, अब एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज़ हुई, तकरीबन कोई 12% के हिसाब से जो है 12% के हिसाब से जो है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने देखा कि हमारा जो पोटेंशियल है, उनकी गवर्नमेंट ने देखा वो पोटेंशियल एक्सपोर्ट्स के अंदर है कि अगर हम चीज़ों को बाहर भेजते हैं तो उससे क्या होगा, हमें रेवेन्यू भी मिलेगा और हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। तो उस टाइम पे ये रेवेन्यू जो है बड़ा 12% एक्सपोर्ट्स बढ़ी। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इस टाइम पे इंक्रीज़ हुई, क्योंकि जब भी आप याद रखिएगा कैपिटलिज्म आता है तो कैपिटलिज्म हमेशा बाहर से जो सरमायादार है उनको लेके आता है। जैसे आजकल इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से कि उन्होंने भी कैपिटलिस्ट इकॉनमी बिल्ड की है कि बाहर से इन्वेस्टर्स आएँ और आके इन्वेस्ट करें। उसके बाद बैतुल माल जो है ये एक भी अच्छा इकदाम था। बैतुल माल का इदारा बनाया गया कि भाई ये जो लोग बैतुल माल ज़कात लेते हैं तो उनको सिस्टमाइज़ कर दिया जाए। शरिया बिल जो है एक पास किया गया, क्योंकि नवाज शरीफ का ताल्लुक जो है वो कंजर्वेटिव क्लास से था। अब ज़रा इसको समझना है आपने
कि कंजर्वेटिव क्लास यानी कि राइट विंग से इनका ताल्लुक था। जितने भी आईजीआई की जो सियासी पार्टियां थी वो इस्लाम का स्लोगन लेके आई थी कि भाई हम इस्लाम को प्रमोट करेंगे, तो इसका मतलब इस्लाम टॉप प्रायोरिटी पे था, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सका। तो फिर क्या हुआ, शरीयत बिल जो है वो पास किया गया कि भाई जितने भी मुल्क के अंदर लॉज हैं वो शरिया के अकॉर्डिंगली होंगे और जो नहीं है उनको चेंज किया जाएगा ग्रेजुअली, ठीक है। इसके अलावा लेबर पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और ग्रेड 1 से लेके 15 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको लोन्स दिए गए। अच्छा, उसके बाद मोटरवे जो है इसका इफ्तिताह किया गया, लेकिन इसका इफ्तिताह ही हो सका और सेकंड जो टेन्योर था नवाज शरीफ साहब का, तो उसमें ये 1997 के अंदर जाके कंप्लीट हुई, लाहौर टू इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे, ठीक है जी। ये इनकी कुछ अचीवमेंट्स रही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके ड्रॉबैक्स की, कि वो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे जो है वो इनकी हुकूमत गई या उनको जाने का जो एक थ्रेट पैदा हुआ। तो उसमें क्या है जी, सबसे पहले जी नो सीरियस रिफॉर्म्स, यानी कि अब ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है और इसके ऊपर इमरान खान साहब को आपने देखा कि कैसे जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जब वो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स जो है वो एक मुश्किल प्रोसेस है। तो अब था क्या कि उस टाइम पे भी सीरियस रिफॉर्म्स नहीं की गई, यानी नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी कि मुल्क के हालात ऐसे थे कि वो चाहते थे कि जैसे देखें अब आईएमएफ के पास बार बार जाना, उनसे लोन लेना, फिर प्राइवेटाइजेशन, फिर लिबराइजेशन, ये कुछ था तो था, लेकिन उनके ऊपर सीरियस रिफॉर्म्स नहीं थी कि नतीजे के तौर पर जब वो गए तो बाद में चीज़ें फिर से दोबारा से जो है चेंज हो गई। एजुकेशन जो है टॉप प्रायोरिटी इनकी नहीं रही, ये एक अफसोस की बात थी। गो के साइंटिफिक मिशन जो है इन्होंने देखें अंटार्कटिका भेज दिया, लेकिन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया और वहाँ पे पाकिस्तान जो है पीछे रहा। अच्छा, इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस था उसके ऊपर भी तनकीद हुई कि भाई आप जो है वो इस्लाम का नारा लगा के आए राइट विंग पार्टीज़ की हेल्प के साथ, तो अभी आपने इस्लाम के लिए कुछ भी नहीं किया। तो जो मजहबी जमातें थी, जो मजहबी तबका था, वो सारे का सारा नवाज शरीफ साहब से नाराज़ था उस टाइम पे कि भाई आपने कोई खातिर ख्वाह जो है इस्लाम के लिए काम नहीं किया। तो ये चीज़ें इनकी ड्रॉबैक्स में गई। इसके अलावा इनके जो प्रेसिडेंट के साथ जो रिलेशंस थे, जो आर्मी का जो इनका इशू चल रहा था, वो अपनी जगह मौजूद था कि भाई वो इनको जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। डाउनफॉल देखते हैं जी, यानी कि डाउनफॉल अब क्या है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो नीचे कैसे गई या ये हुकूमत ख़त्म कैसे हुई। तो डाउनफॉल में सबसे पहले अगर बात करें तो रिलेशन विद प्रेसिडेंट, यानी कि सदर साहब ये बैठे हुए हैं जी, गुलाम साहब खान साहब माशाल्लाह से आर्मी चीफ साहब की तरफ देख रहे हैं और नवाज शरीफ साहब इन्हें जो है बड़े गौर से देख रहे हैं। तो बात यह है कि सदर साहब जो हैं उनके साथ हालात जो है कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि सदर साहब कंजर्वेटिव माइंड के थे ज़्यादा, लेकिन ये क्योंकि इस्लाम के हवाले से कोई खातिर ख्वाह काम कर नहीं सके। दूसरा सदर साहब जो है वो आर्मी के कहने के ऊपर चल रहे थे, तो इस वजह से जो है ये अब आज़ाद चलना चाहते थे नवाज शरीफ साहब, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स फिर पैदा हो गए, ठीक है। 8th अमेंडमेंट वही बात हुई फिर से कि भाई इनके दिमाग में ये बात थी कि किसी भी तरह से किसी भी टाइम पे जो है असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, तो किसी ना किसी तरह क्या किया जाए कि ये जो 58(2)B की पावर है इसको अपने पास लिया जाए। तो ये भी एक चपकलिश की वजह बनी। करप्शन मेन रीज़न था, क्योंकि जो सबसे मेन कॉज बताया गया जब असम्बली को डिसॉल्व किया तो उस टाइम पे क्या कहा जी कि भाई इन्होंने करप्शन बहुत ज़्यादा की है, यानी पैसे बहुत ज़्यादा खाए हैं। भाई वही जो चार्जेस लगे थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर, हमने देखा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर भी यही चार्जेस लगे थे। उसके बाद एक ऑपरेशन था जी, ऑपरेशन ब्लू फॉक्स, ठीक है। इसके ऊपर ज़रा सा बात करते हैं। एक पिक्चर आप यहाँ पे देखें, नवाज शरीफ साहब की ऑपरेशन से पहले की तैयारी की, और एक यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग आप देखें कि जहाँ पे लिखा जा रहा है ऑपरेशन 92 नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुआ, ठीक है, राशिद रब्बानी साहब। नीचे भी था नवाज शरीफ कराची ऑपरेशन से आगाह थे चौधरी शुजात। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू फॉक्स का नाम दिया गया। ये एक ऑपरेशन किया गया MQM के खिलाफ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब MQM पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा तंग थे सिंध के अंदर, और ख़ास करके इनके ऊपर इल्ज़ामात भी ये लगे कि इन्होंने जो है वो पंजाब और कश्मीर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया, उसको ब्यूटीफाई किया, लेकिन सिंध के ऊपर कोई काम नहीं किया। तो इस वजह से सिंध का बहुत बड़ा इशू भी था। तो MQM तो कराची के अंदर एक बहुत बड़ी पावर थी, तो इन्होंने हालात कराची के बहुत ज़्यादा ख़राब किए हुए थे। और आप जानते हैं कराची के हालात ख़राब का मतलब पाकिस्तान की, क्योंकि कराची जो है वो इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, तो इसलिए जो है फिर ऑपरेशन वहाँ पे किया गया, और उस ऑपरेशन के तौर पे मुहाजिरीन जो है वो इनके अगेंस्ट हो गए, और ये फिर ऑपरेशन जो है इनकी जाने का एक सबब भी बना। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन को हम किसी और वीडियो के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक और स्कैंडल था जी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का ये स्कैंडल था, और ये बहुत ही फेमस एक स्कैंडल बना। हुआ क्या कि अब यहाँ पे बहुत ही हैरानगी की बात है
कि तकरीबन कोई 7 लाख के करीब जो फैमिलीज थी पंजाब से और कश्मीर से, इन्होंने जो अपनी जमा पूंजी थी वो नवाज शरीफ साहब को दी इस नाम पे कि भाई आप हमारे लिए घर बनाएंगे, क्योंकि हुकूमत ने अनाउंस किया था कि भाई आप कुछ डाउन पेमेंट दें, ठीक है, 2-3 लाख रुपए, और उसके ऊपर हम आपको जो है वो घर तामीर करके देंगे खुद से पैसे लगा के। तो एक घरों के लिए पैसे लिए गए 7 लाख लोगों से, तो आप अंदाजा करें कितने जमा हुए, और ये पैसे सारे के सारे उठा के जो है वो इत्तफाक फाउंड्री के अंदर डाल दिए गए, यानी अपने बिजनेस के अंदर नवाज शरीफ साहब ने डाल दिए, माना जाता है। बाद में नवाज शरीफ साहब ने इसको माना भी और ये पैसे ने लौटाने पड़े। लेकिन इससे क्या हुआ, इस स्कैंडल से इनकी जो रेपुटेशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा जो है इनकी रेपुटेशन ख़राब हुई, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पॉलिटिकली इन्हें। और जो इनके हलीफ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाया कि भाई देखो इन्होंने अवाम के पैसे को अपना जो है वो कहाँ लगा दिया, अपने बिजनेस के अंदर लगा दिया। तो ये कुछ कॉजेज़ थे डाउनफॉल के। और एट दी एंड जी हम देखते हैं एंड ऑफ गवर्नमेंट की हुकूमत का अब इख्तिताम जो है वो कैसे हुआ। तो इख्तिताम जो है वो कैसे हुआ कि उसमें सबसे पहले अब कुछ यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी आती है, आपने देखना है। सबसे पहले क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली, यानी कि असम्बली को जो है डिवोल्यूशन जो हुई इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। असम्बली को तोड़ा गया गुलाम इसहाक खान साहब की तरफ से, और जब असम्बली को तोड़ दिया गया, अब जरा आपको समझना है 18 अप्रैल को असम्बली को तोड़ दिया गया। अब असम्बली को तोड़ा गया तो असम्बली जो थी उसके जो हमारे पास मौजूद थे, क्या कहा जाता है उनको, असम्बली के स्पीकर साहब जो थे, तो असम्बली के जो स्पीकर साहब थे वो चले गए जी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है वो एक अपील दायर कर दी कि भाई ये जो असम्बली को डिसॉल्व किया गया ये गैर कानूनी है। और साथ में बाद में नवाज शरीफ साहब ने खुद भी जो है वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है वो वहाँ पे अपील की। तो उसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट थी, हालांकि असम्बली डिसॉल्व हो गई, घर चली गई, केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, मेरी बात को समझ रहे हैं, जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी जिससे पहले इलेक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट भी आ गई। तो उससे क्या हुआ कि एक सेटअप बना तकरीबन कोई 40 एक दिन के लिए, ये 40 दिन का एक सेटअप था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई ये जो आपने इकदाम किया है ये बहुत गलत है, आपको असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी, यानी गुलाम इसहाक खान साहब को कहा आपके पास अथॉरिटी नहीं है। और इस तरह से उन्होंने क्या किया जी, हुकूमत को बहाल कर दिया, ठीक है। हुकूमत को दोबारा से बहाल किया, और कब बहाल किया, तकरीबन कोई 24 मई को, यानी कि तकरीबन 40 दिन के बाद दोबारा से असम्बली बहाल हो गई। असम्बली गई, केयर टेकर गवर्नमेंट आई, दोबारा से जो है वो असम्बली बहाल हो गई। लेकिन दूसरी साइड पे क्या हुआ कि एक साइड पे अब आर्मी थी, और आर्मी ने फुल टाइम जो है प्रेशराइज किया हुआ था सदर साहब को कि भाई आपने इन्हें घर भेजना है, और बहुत से हालात जो है वो ख़राब हो चुके थे। तो ऐसे में आर्मी ने प्रेशराइज किया, तो सदर साहब ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को, नवाज शरीफ साहब को प्रेशराइज किया घर जाने के लिए। तो नवाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर माने कि भाई सनम हम तो डूबे हैं, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे, कुछ इस तरह वाली कोई कहानी हुई। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा ओके जी ठीक है, मैं घर जाऊंगा लेकिन साथ में सदर साहब भी जाएंगे, वरना अकेला नहीं जाता। तो इस तरह फिर क्या हुआ कि सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब जो है वो दोनों मिल के जो है बोथ जो है वो अपने घरों को गए। तो उसके बाद असम्बली फिर डिसॉल्व हो गई, और फिर जो है वो न्यू इलेक्शंस जो है वो अनाउंस हो गए। तो यहाँ पे इस कहानी को हम एंड करते हैं। यानी आपने देखा किस तरह से जो है वो हुकूमत बनी, उसके बाद जो है वो किस तरह से ऊपर गई, फिर किस तरह से जो है उसने क्या क्या किया, और एट दी एंड जो है फिर उसके साथ क्या हुआ। और ये बड़े जो है ना वो इश्यूज उसके ऊपर बने। लेकिन जो मेन कॉज एक था वो था करप्शन का, कि उस टाइम पे बेनज़ीर साहिबा के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगे, तो यहाँ पे इनके ऊपर भी जो है वो करप्शन के चार्जेस ही लगे कि भाई इन्होंने करप्शन की है, और करप्शन के नाम के ऊपर भेजा गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे एंड होता है जी नवाज शरीफ साहब का फर्स्ट एरा। और अब इसके बाद जो है हमारे पास आएगा जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो सेकंड एरा, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब का दोबारा से सेकंड एरा आएगा। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।